हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। उसके अंतर्गत देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो सेकेंड में बनाएंगे तो हो जाएगा 10 × 60 सेकेंड। और विद्युत आवेश की मात्रा Q दिया हुआ है 300 कूलाम। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा क्या होगा। I निकालना है हमको, I बराबर क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक का एक जो है फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, Q बराबर IT। I जहाँ पर हो जाएगा करंट हो गया और Q हो गया आवेश हो गया, T टाइम हो गया। तो हमको निकालना है I, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। इसको याद रखना है, Q बराबर IT। तो I का Q का वैल्यू 300 कूलाम हो गया और T बराबर 600, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 0.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। करंट का जो है विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर में मापते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे तो जो है एक लाइन में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लवण का pH मान 12 हो, मतलब कोई भी एक साल्ट है उसका pH दिया हुआ है 12 उसका, तो यह डैश का लवण है। परवल अम्ल वो परवल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और तीसरा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा है वीक एसिड और वीक बेस। दोनों अम्ल और क्षार कह रहा है इसमें। तो एक लवण का pH मान जो है 12 दिया होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं pH स्केल देख लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो pH स्केल जो है यहाँ पर 0, बीच में 7 हम लोग लेते हैं 7, यहाँ पर 14, मतलब pH स्केल का मान 0 से 14 के बीच में होता है। तो 7 से जैसे ही हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे 14 की ओर वैल्यू, तो इसका जो है क्षारीय मान इसका बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जो मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक उसी तरह से। और यहाँ पर 7 जो हो गया न्यूट्रल उदासीन। और 7 से हम लोग नीचे जैसे जैसे घटते जाएंगे 0 की ओर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमको स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 0 के नज़दीक में जितना रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, 14 के नज़दीक में रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कह रहा एक लवण का pH मान 12 है, तो यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 12, मतलब 14 के नज़दीक में ही है। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मतलब मजबूत परवल क्षार। और 12 होगा तो इसका मतलब एसिड, ये तो बहुत न्यूट्रल से ऊपर जा रहा है, न्यूट्रल से भी ऊपर जा रहा है, तो क्षारीय की ओर बढ़ रहा है। तो एसिड का मान जो है ये जो है बहुत वीक होगा, दुर्बल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल और परवल क्षार। इसका आंसर ये हो जाएगा C नंबर। इसमें जो है एसिड जो है बहुत कमज़ोर होगा और बेस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अग्रस्त मेरिस्टेम
डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। शाखा, दूसरा जड़ें। पत्ता व जड़। तना व जड़ें। तो कह रहा है एपिकल अग्रस्त मेरिस्टेम, या फिर कहते हैं इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं इसको, एपिकल मेरिस्टेम। कह रहा है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो हम लोग प्लांट टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कोई भी प्लांट का पार्ट हो गया तो एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले आगे वाला भाग में यहाँ पर मिलेगा। ये इसका ऊंचाई लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये किसके चलते बढ़ता है, एपिकल मेरिस्टेम के चलते। तो ये हो जाएगा पहला नंबर तो हो गया तना के सबसे ऊपरी वाला भाग में मिलता है, और दूसरा मिलता है जड़ के पास में मिलता है। तो मेरिस्टेम जो है एपिकल मेरिस्टेम, तना और जड़, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर इसका देखना चाहें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू में जाकर के देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में बताएं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल जीरो 0.04 सेकेंड है। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल टी बराबर दिया हुआ है 0.04 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है साउंड में टी बराबर 1/n। तो समयांतराल जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको निकालना है आवृत्ति, तो n बराबर हो जाएगा 1/t। इसको हम लोग याद रखेंगे, इस फॉर्मूला पर जो है बहुत सारा सवाल जो है बनता है। तो n बराबर 1/t, तो 1/0.04, इसको दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 25 हर्ट्ज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में जो है ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आप बना सकते हैं आसानी से। सिर्फ जो है आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक
आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करें। तब इसका जो होता है तो इसमें दिया हुआ 1250 वाट, पी पावर दिया हुआ है 1250, और टाइम दिया हुआ हमको 3 घंटा दिया हुआ टाइम। तो इस फॉर्मूला से वर्क बराबर होता है P बराबर W/T, P बराबर W/T। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, ये फॉर्मूला को याद रखना है इसको, P बराबर W/T। P जहाँ बता रहा है पावर बता रहा है, पावर के बारे में कितना वाट है ये, और W हो गया वर्क और T हो गया टाइम हो गया। यहाँ पर P हो गया पावर, W हो गया वर्क और T बराबर टाइम। तो यहाँ से हम लोग ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा W बराबर PT, P का वैल्यू 1250 गुना टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 3 घंटा तक। तो ये हो गया, मिल जाएगा 3 × 5 = 15, 5 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 3 1 3। ये हो गया 3750 वाट घंटा, इसका यूनिट हो जाएगा वर्क का 3750 वाट घंटा। तो 1 यूनिट बराबर, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इस तरह का सवाल बनाए हैं। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो इसको हम लोग अगर इसको तोड़ करके लिखें तो 1000 वाट घंटा 1 यूनिट। तो इसमें अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो वही चीज़ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यूनिट में वैल्यू आ जाएगा 3750/1000। तो ये हो जाएगा 3.75 यूनिट। तो 3750 निकला हमको मिला वाट घंटा। तो हमको निकालना है, यूनिट में वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, या फिर कहें 1000 वाट घंटा, 1 यूनिट बराबर। तो 3750 वाट घंटा बराबर कितना यूनिट होगा, अब एक नियम से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया 3.75। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 3.6 × 10⁻⁶। पहले ही इसको हम लोग इस तरह का हल कर चुके हैं, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको याद रखना है। उसका 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है?
तो इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। एसिटिक अम्ल सिरका के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन जो है, सिरका के रूप में हम लोग किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो उसका हो जाएगा एसिटिक एसिड। और इसी का जो IUPAC नाम, ये जो हो गया जनरल नाम एसिटिक एसिड, इसका IUPAC नाम भी हो गया इथेनोइक एसिड CH3COOH। और उसी तरह से रहता है सिर्फ एक कार्बन वाला HCOOH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका जनरल नाम हो गया, और इसका ये हो गया जनरल नाम। इसका अगर हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, इसमें 2 कार्बन है तो इथेनोइक बना 2 कार्बन से, इसमें 1 कार्बन है तो इसको हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पर मिलता है? फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले जो है लाल चींटी से उसको निकाला गया था, रेड आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या है? कह रहा CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या है? तो पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका जो है मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसमें 2 परमाणु है, तो 16 दूना 32। ये हो गया 16 32, ये हो गया 44। मतलब एक अणु में जो है इसका जो है एक अणु का भार, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का भार हो गया 44 ग्राम। इसका ये कहने का मतलब हुआ। तब एक एक नियम से इसमें बनाएंगे। 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 इतना अणु हो जाएगा 44 ग्राम में। इसीलिए 1 ग्राम CO2 में ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 44, इतना ग्राम हो गया। और हमको निकालना है सवाल में दिया हुआ CO2 के 88 ग्राम में, तो ये हो जाएगा, तो इसका 88 ग्राम 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 44 88, तो 2 से गुना कर दीजिए इसमें। 2 दूनी 4, 0 2 छक 12, 12.04 गुना 10⁻23 अणु। मतलब 88 ग्राम CO2 में इतना अणु हमको मिल जाएगा, यही निकालना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो उसका प्रकृति कैसा होगा? इस तरह का सवाल हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो हम लोग 0 यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 14। तो यहाँ पर बोले थे कि 0 के नज़दीक में जितना आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और 14 के नज़दीक में जितना आएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। मतलब 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो उसका क्षारीयता बढ़ते जाएगा, उसका क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और 7 से नीचे की ओर 0 की ओर बढ़ेंगे, 7 से नीचे की ओर, तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो कह रहा है यदि किसी लवण का pH मान 0 हो, मान लेते हैं किसी लवण का यहाँ पर निकालना है, pH मान 0 है, वहाँ पर उसका प्रकृति कैसा होगा? तो पहला नंबर तो ये 0 रहेगा लवण का pH, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर पूछा जाएगा कि उस लवण का जो है जिसका pH 0 है उसका बेस कैसा होगा, बेस का नेचर, तो ये हो जाएगा वीक, कमज़ोर बेस हो जाएगा, वीक बेस। तो इसका नेचर यही हो जाएगा इसमें, जो 0 का जिस लवण का pH 0 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और कमज़ोर उसका बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेढ़ 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पाँच सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है मास बराबर दिया हुआ है 150 किलोग्राम, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, डेढ़ 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड, u बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो रहा है 16 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ v बराबर हो गया 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है। तो त्वरण ज्ञात करना है, इसमें हमको एक्सेलरेशन निकालना है। a बराबर क्या है, तो गति से जो है गति का फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे, v बराबर u प्लस at। तो v का वैल्यू हो गया फाइनल वेलोसिटी 16, इनिशियल वेलोसिटी 6 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ 5 सेकेंड। तो इधर आएगा 16 6 10 हो जाएगा, 16 6 बराबर at, a गुना 5। तो a बराबर हो जाएगा 10/5 बराबर 5 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर तो इस तरह से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे देख लेते हैं V बराबर U प्लस AT, दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, तीसरा फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, तो इसमें हमको ये S नहीं मालूम है, विस्थापन जो है ये हमको नहीं मालूम है, इसमें विस्थापन भी नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, तो दो दो वेरिएबल आ रहा है इसमें, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें देखेंगे इसमें भी एस नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, तो इसमें भी दो दो वेरिएबल है, इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा तो V मालूम है, U मालूम है, ए नहीं मालूम है, T मालूम है, मतलब इसमें एक वेरिएबल सिर्फ है, तो हम लोग आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जल में अम्ल के मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ पूछा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तनुकरण, तनुकरण, या फिर इसको हम लोग डायलूशन कहते हैं। डायलूशन मतलब इसका जो है, इसको हम लोग पतला करना कहते हैं। तनुकरण कहने का मतलब हुआ पतला करना, पानी डाल करके इसका जो है कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो जल में अम्ल को मिलाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण या डायलूशन कहते हैं। लेकिन जो मार्केट में जो है एसिड या फिर कोई भी केमिकल मिलता है, तो वो उसमें देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कंसंट्रेटेड, मतलब हुआ सांद्रित, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी चीज रहता है तो वो इस रूप में रहता है कंसंट्रेटेड, गाढ़ा, जिसको मतलब कह सकते हैं, या ओरिजिनल फॉर्म में। तब जैसे जैसे हम लोग इसमें पानी मिलाते जाएंगे एसिड में, तो उसका क्या होते जाएगा, pH का वैल्यू मान जो है उसका बढ़ते जाएगा। पानी मिलाने से जो है शुरू में रहेगा वो उसका ज़्यादा pH रहेगा। ओरिजिनल अगर हम लोग खरीद के लाएंगे एसिड तो 2-3 इस तरह से मिलेगा, 2-3। लेकिन जैसे जैसे उसमें हम लोग पानी डालते जाएंगे तो उसका जो है वैल्यू वो पहले तो न्यूट्रल होगा, 7 के आसपास जाएगा, फिर जो है आगे बढ़ते चल जाएगा। तो जैसे जैसे उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तनुकरण, डायलूट करते हैं, उसको हम लोग पतला करते हैं। तो आज हम लोग इस तरह से आज सॉल्व किए। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।